सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा अब अंतिम बिंदु पर आ पहुंची है क्योंकि नई सरकार के गठन के संदर्भ में कवायद शुरू हो चुकी है। नई सरकार जैसे ही अस्तित्व में आ जाएगी, चुनावी चर्चा का सिलसिला खत्म हो जाएगा। वापस हम चर्चा का सिलसिला शुरू कर देंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बातचीत करने के संदर्भ में। पर जब तक चुनावी चर्चा है, चुनाव के संदर्भ में ही चर्चा है। तो चुनाव के संदर्भ में चर्चा का बिंदु यह है, जो हमारा विषय है कि सत्ता में एनडीए, उम्मीद पर इंडिया। संदर्भ यह है कि जनादेश आ गया। तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा समय तक चली चुनाव प्रक्रिया के बाद इस देश के लोगों ने वापस खंडित जनादेश को ही श्रेयस्कर समझा। 3 दशक के बाद 2014 में देश ने एक राय होकर भारतीय जनता पार्टी और उसके सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया था। 2019 के चुनाव में भी यह भरोसा कायम रहा था। भारतीय जनता पार्टी 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटों पर पहुंचने में सफल रही थी जीत के रूप में। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य तो था 370 पार का, पर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने रोक दिया 240 पर। एनडीए लेकिन बहुमत के आंकड़े को पार कर गया। 272 सीटें चाहिए किसी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए, और इस समय आंकड़ा एनडीए का 292 पर है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कठिन चुनौती दे रहे विपक्षी गठबंधन ने आंकड़ा पहुंचाया है 234 पर। 18 ऐसे लोग हैं या पार्टियां हैं जो अभी कहीं भी जा सकते हैं। ये कहानी है। इस कहानी के बीच में अब भारतीय जनता पार्टी ने फिर मोदी सरकार को पीछे छोड़कर अब एनडीए सरकार पर आने का फैसला लिया और एनडीए के तहत गठबंधन धर्म निभाते हुए आस्था सम्मान अपने सहयोगियों के साथ बैठक की। उस बैठक में चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर प्रमुख भूमिका में दिखाई दिए। उस भूमिका में दिखाई दिए जैसा हम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर में उन्हें देखा करते थे। नीतीश कुमार उनके बगल में बैठे हुए थे। अन्य भी तमाम सहयोगी सम्मान के साथ बैठक का हिस्सा लेते हुए दिखे। बाद में एक मुस्कुराती हुई तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साया हुई और साथ में एक प्रेस नोट भी आया जिसमें यह बताया गया कि गठबंधन के सभी सहयोगियों ने एक राय होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना भरोसा जताया है और उन्हें सरकार के संदर्भ में कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए आग्रह किया है। जिस समय पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है कि एनडीए के तमाम सहयोगी राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और राष्ट्रपति को नई सरकार बनाने के संदर्भ में अपना दावा पेश कर रहे हैं। समर्थन के पत्र सौंप रहे तमाम दल के नेता। इधर इंडिया गठबंधन बेहद उत्साहित है। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर इस समय इंडिया गठबंधन के सहयोगी की बैठक हो रही है। उस बैठक की भी तस्वीर आ रही है। भीड़ बहुत है उस गठबंधन के अंतर्गत। तमाम बड़े नेता उसमें शामिल हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मुस्कुराए हुए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी सब मुस्कुरा रहे हैं। इस बात पर मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ, हम अपना वजूद दिखा पाने में कामयाब रहे। अभी उन्होंने अपनी सत्ता के संदर्भ में दावेदारी को ना तो जाहिर किया है ना ही खारिज किया है। बैठक जारी है जब ये कार्यक्रम चल रहा है। हो सकता है इस बैठक के संदर्भ में कोई फैसला खबर के रूप में हमारे बीच चर्चा के दौरान ही आ जाए। जैसा भी कुछ होगा वो हम आपके बीच में साझा करेंगे। पर जो कुछ देश की परिस्थिति है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए जो 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनमें डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। कपिल श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। और इन तीनों के बीच में विश्लेषण करने के लिए तटस्थ भूमिका निभाने संजय तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी से ही करते हैं और वीरेंद्र जी से ही जानने की कोशिश करते हैं इस जनादेश को स्वीकारते हुए कितने कष्ट के साथ वीरेंद्र जी आप हमारे साथ मौजूद हैं। 400 पार, 370 पार, 292 पर ठिठके हुए आप, क्या कहते हैं, जिन लोगों को कहीं पर भी नहीं देखते थे आज उन सबके साथ आप दिखाई दे रहे हैं। वीरेंद्र जी, देखिए, आपने कई सारी बातों के संकेत 3 वाक्यों में कर दिए डॉक्टर हिमांशु। ये आपकी विशेषज्ञता है। मैं ये बात ईमानदारी से स्वीकार करूंगा और इसको आपके वाले अंदाज से थोड़ा अलग ढंग से रखना चाहूंगा। जरूर। हमने 400 पार का लक्ष्य रखा था एनडीए के लिए। हमने 370 कमल खिलाने के लिए अर्जी दी थी जनता जनार्दन के दरबार में। निवेदन लेकर के गए थे, पल्ला पसार कर गए थे। उच्चतम लक्ष्य रखना जीवन में अच्छा होता है, व्यक्तिगत जीवन में भी, संगठनात्मक जीवन में भी, राष्ट्रीय जीवन में भी।
लेकिन ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूं कि चुनावी तंत्र में, चुनावी प्रजातंत्र में अंततो गत्वा अंक कितने देने हैं ये तय करना जनता जनार्दन का अधिकार है। लक्ष्य रखा था हमने, जितना हमको आशीष मिला, जैसा जनादेश मिला, वो हमारी अपेक्षाओं से कम हो सकता है, लेकिन देने वालों ने खूब दिया है और इतना दिया है कि हम एनडीए के रूप में चुनाव लड़े थे एक साथ, हमें अपने दम पर सरकार बनाने का अधिकार पत्र वो मिला है जनता से, मतदाता से। भारतीय जनता पार्टी आज भी देश के मतदाता के आशीर्वाद से, देश के जो हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस के मित्र इंडी गठजोड़ वाले, उस गठजोड़ के सब दलों को मिला करके एक पोटली बना लीजिए, एक टोकरी में डाल दीजिए, तराजू के एक पलड़े में चढ़ा दीजिए, अगर चढ़ते हो वो किसी तरह, तो अकेली भारतीय जनता पार्टी उनसे भारी है, उन पर हावी है। ये चीजें स्पष्ट हैं। हाँ विनय जी, ये बात तो एकदम ठीक है, आपकी हर बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, पर दिक्कत क्या है, आपने केवल लक्ष्य नहीं रखा था, आपने उस लक्ष्य के संदर्भ में विश्वास भी रखा था। ये हमने तय कर लिया और ये हम प्राप्त भी कर चुके हैं। वो बयान है आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के, जिसमें ये बताया गया कि कहां 7 चरण का इंतजार कर रहे हो। 4 चरण में 380 सीटों पर चुनाव हो गया है और सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी 270 सीटों के आंकड़े को पार कर गए हैं। ये दावा था, ये लक्ष्य नहीं था, ये बताया गया था, ऐसा हो चुका है। पर महत्वपूर्ण बात ये नहीं है। महत्वपूर्ण बात जो है, जिस पर वीरेंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, वो ये है कि विपक्षी दल और विशेषकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्षी दलों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा गया, मोदी सरकार फिर एक बार के नाम पर लड़ा गया, एक व्यक्ति को प्रस्तुत करके पूरी पार्टी और गठबंधन को समर्थन जुटाने की कोशिश की गई, पर उसमें भारतीय जनता पार्टी असफल रही, क्योंकि देश की जनता ने 2014 और 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। वो ये अपेक्षा कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि नैतिकता का परिचय दें भारतीय जनता पार्टी, नैतिकता का परिचय दे नरेंद्र मोदी, नैतिकता का परिचय दे अमित शाह, और उनसे तो नहीं हटाया गया है, पर इस दलील के आधार पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ दें, या सीधे कहें तो कांग्रेस का प्रिंट छोड़ दें। कुल मिला के इस अपेक्षा के साथ वो बैठे हैं। वीरेंद्र जी उनकी अपेक्षाओं के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं, जिस उम्मीद के साथ इस समय खड़गे जी के घर पर ये तमाम लोग बैठक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, देश के सबसे लोकप्रिय नेता को हराने के लिए ऐसे ऐसे दल डॉक्टर साहब इकट्ठे आए जो एक दूसरे को चिमटे से भी छूना नहीं चाहते थे, फिर भी वे नरेंद्र मोदी जी का और एनडीए का रास्ता रोक नहीं पाए। इस सत्य को खड़गे साहब न जाने कब स्वीकार करेंगे। एक तथ्य और कहना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों के साथ 2019 में सरकार बना रही थी, अकेले अपने 303 कमल हमारे पास थे, कभी भी हमने ये नहीं कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी अकेले की सरकार है। हमने हमेशा गठबंधन की सरकार ही कहा। अरे देखो वीरेंद्र जी, इतना तो सवे झूठ ना बोलो, आप तो बहुत ही सुधी प्रवक्ता हो। आप तो भाजपा की सरकार कहना भी छोड़ दिए थे, आप तो व्यक्ति पर चले गए थे। अब कभी इतनी जाति तो मत करो। हम सब नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत से बहुत ही प्रभावित रहते हैं, चमत्कार देते हैं, जनादेश जैसा भी आया, पर आप सीधे तौर पर ऐसे पलट जाओ, ये तो बात ठीक नहीं है। आप मानो हाँ, नरेंद्र मोदी का करिश्मा ऐसा था जिसने 3 दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, किसी एक दल को स्पष्ट तौर पर बहुमत दिलाया। वो नरेंद्र मोदी की करिश्माई शख्सियत थी, वो नरेंद्र मोदी की करिश्माई उपलब्धियां अतीत की थी, जिस पर ये उपलब्धि थी, इस बार नहीं आई वो अलग बात। पर आप ये कह दो कि हम गठबंधन की सरकार कहते थे, एनडीए की सरकार कहते थे, ऐसा आप कैसे कह ले रहे हो वीरेंद्र जी? प्रभु सुनिए ना। अरे कैसे सुनो भाई, गलत बात बोल दोगे तो वीरेंद्र जी। मेरा भी अधिकार है, आपने कहा। मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो थी और नरेंद्र मोदी जी को आगे करके जो सरकार बनाई गई 19 में, 14 में,
और 24 में बनने जा रही है, वो बनी तो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में थी, जी। उन्हीं के नेतृत्व में थी। कैसे कोई नकार देगा? हम भी नहीं नकार सकते। क्यों नकार दें हम? जी हमने नकारा नहीं। जी नेता नरेंद्र मोदी थे, 19 में भी थे, 24 में भी हैं, परंतु सरकार हमेशा गठबंधन की ही थी। हमने अपने सहयोगियों को कभी कम नहीं आंका। दूसरी बात, एक छोटी सी बात यह है कि हम सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ा गठबंधन है, हमारा सरकार बनाने का हमारे पास जनादेश है। मुझे हंसी खड़गे साहब पर आ रही है कि जो अभी भी अंडर 100 हैं, 100 से नीचे हैं, और नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। गिरेबान में झांकते नहीं, अपनी स्थितियों को आंकते नहीं, और केवल कोरी सियासी जुगलेबाजी कर रहे हैं। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के आधे से भी खूब पीछे नहीं छोड़ दिया? आधे से भी बहुत ये पीछे। वीरेंद्र जी का सवाल है, जायज सवाल है। खड़गे जी और राहुल जी इस बात पे मुस्कुरा सकते हैं, भैया 44 सीटें आई थी 2014 में, 52 सीटें आई थी 2019 में, इस बार 99 आई हैं। अब आप इस पर भी मुस्कुराने नहीं देना चाहते वीरेंद्र जी। ये तो जाती है ना, व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया है, ये भी तो मायने रखता है ना। आप इतना भी क्यों व्यक्ति को दुख, दर्द, तकलीफ देना चाहते हो? कहीं तो कभी किसी दूसरे को भी मुस्कुराने दीजिए। तो मैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी के पास चलता हूं। और पूजा जी, पहले तो आपको बधाई भाई, प्रधानमंत्री का पद आपके हिस्से में आए ना आए, पर इस बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, इसके लिए आपको बधाई। अब जानना यह है कि मोदी जी को आप जनता के स्तर पर तो सीधे हरा नहीं पाए। भाई एनडीए के तो नेता हैं, एनडीए के पास 292 है, तो अब आप नैतिकता की दुहाई देकर उनसे छुटकारा पाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? यह सवाल है। थोड़ा और हिम्मत करो, थोड़ी और मेहनत करो, 2029 तक का इंतजार करो। ऐसे बातों के आधार पर अपनी बात बनाने की कोशिश आप लोग क्यों कर रहे हो? डॉक्टर जी, पूजा जी। देखिए हिमांशु जी, मोदी जी जो मोदी को वोट दो, मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है, अविनाशी हैं, उनको डिवाइन पावर मिली है। अगर आप उन्हें वोट नहीं देंगे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे राज्य का चुनाव हो, चाहे नेशनल चुनाव हो, ये सिर्फ मोदी के चेहरे पर लड़ रहे थे। और कल देखिए, जब ये अपने मेजोरिटी मार्क के पास नहीं आए हैं, तो मोदी जी मोदी नहीं कि मोदी जी अपने आप को थर्ड पर्सन में बात करते हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी का मैनिफेस्टो है, मोदी का देश है, मोदी को कुछ दैवीय शक्तियां मिली हैं आप लोगों की सेवा करने के लिए। कल वो एनडीए सरकार की बात कर रहे थे। तो ये जीत इंडिया की नहीं है, ये जीत लोकतंत्र की है। लोकतंत्र ने आज अपने वोट की शक्ति से एक व्यक्ति को बता दिया है कि आप बायोलॉजिकल रहिए, आप नेता रहिए, आप हमारे जनसेवा के लिए हैं, आप हमारी बेरोजगारी और महंगाई की बात करिए। जनता ने अपने वोट की शक्ति से बता दिया है कि मोदी मोदी मोदी, मैं आई मी माई सेल्फ की पॉलिटिक्स से उतरकर नीचे उतर जाइए और देश के बारे में बात कर दीजिए। आज जल जंगल जमीन ने अपने वोट से ये बता दिया है कि मोदी जी भी, ये जो पूरा अहंकार था मोदी मोदी मोदी, हम तो 370 पार हो जाएंगे, 400 पार हो जाएंगे, आज अगर एनडीए पार्टनर्स नहीं हो तो ये अपनी सरकार भी नहीं बना पाएंगे। और मुझे लगता है कि इनकी जीत, किसी भी जीतने वाले को इतनी बुरी तरह चोट करो कि इसकी जीत भी उसकी हार लगे। तो कल मोदी जी का जो उतरा हुआ चेहरा था, और मोदी जी की विनिंग मार्जिन देखिए वाराणसी में। मोदी जी तो विश्व गुरु है, मोदी जी अविनाशी है, मोदी जी पे स्वयं माया गंगा ने बुलाया है, महादेव का हाथ है, वो जीतते हैं महज 1.5 लाख के मार्जिन से, 1.5 लाख के मार्जिन से, जिससे किशोरीलाल शर्मा जी ने अमेठी में स्मृति ईरानी को हरा दिया है। ये मोदी जी की आज में विश्व गुरु का जो पूरा गुब्बारा है 400 पार का। तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस में देश के लोगों की जीत है कि जब अहंकार से नीचे उतारते हैं ना, तो किसी को इस तरीके से उतारते हैं। और एग्जिट पोल के दिन मैं आप ही के पैनल पर थी और यहाँ पे पूरा चल रहा था कि 350 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तब भी मैंने कहा था कि ये अहंकार से नीचे उतरेंगे 4 तारीख को, और ये अहंकार से नीचे उतरेंगे। आज ये टीडीपी। अरे पूजा जी, थोड़ा रुकिए। देखो, ये अहंकार से कितने उतरे वो तो ठीक है, पर आप भी तो अहंकार से नीचे उतरो ना। वो राहुल गांधी भी तो बोले थे, वो सिद्धू मूसेवाला का गाना याद है, 295, 295। तो भाई 400 नहीं आए, 370 नहीं आए, तो इंडिया के कौन से 295 आ गए? 234 में रुके हो ना। तो दोनों लोग ही नीचे रह लो। पर मेरा सवाल इस बात पर है पूजा जी, अगर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ये दलील दे रहे हैं कि एक गठबंधन था जिसका नाम था एनडीए, वो एनडीए चुनाव लड़ा रहा था, इस पे तो आपको इंकार नहीं, और उस गठबंधन को
जो चुनाव पूर्व का गठबंधन है 294 सीटें पाने में कामयाब रहा है, 292 सीटें, 272 चाहिए, तो सरकार बनाने दीजिए ना। इस रास्ते से क्यों सरकार से मोदी जी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और किस उम्मीद पे कर रहे हैं, ये बताइए मुझे। देखिए, ये जो जनता का मैंडेट है, ये मोदी जी की जो सार्वभौमिक चमत्कृत पर्सनालिटी है उससे भी रिजेक्ट करता है। अगर आपको बनाना है तो बिगर मार्जिन वाले शिवराज जी को बनाइए, आप बना के ज्योतिरादित्य को बनाइए। मुझे ये जो मोदी जी का गुब्बारा फूटा है ये बहुत जरूरी था, क्योंकि इन्होंने पूरा देखो, इससे बुरा गुब्बारा फूटा था राहुल गांधी का, अमेठी से हारे थे चुनाव सीधे। आपको मोदी जी का 1.5 लाख से जीतना अखर रहा है। वो राहुल गांधी अमेठी में चारों खाने चित्त हुए थे अपनी परंपरागत सीट से। मोदी जी तो गुजरात से चले, बनारस में आए, तीसरी बार भी चुनाव 1.5 लाख से मतों से जीत गए ना। मेरा आपसे फिर सवाल है पूजा जी, उस सवाल पर रहिए। एनडीए को बहुमत मिला है, एनडीए की मर्जी, जिसको चाहे नेता चुने। एनडीए के नेता बैठे, मोदी जी को चुन लिए, स्वागत करेंगे या इसमें नींबू निचोड़ने की कोशिश करेंगे? क्या कोशिश करेंगे कि नायडू जी को खिसका ले अपनी तरफ? क्या कोशिश करेंगे नीतीश कुमार जो पहले आपको धोखा दे चुके हैं फिर से अपन उनसे गले मिल ले? तो सवाल इस बात को लेकर है, जिनसे धोखा खाए हुए हैं उनको गले लगाने के लिए कितने व्याकुल हैं इंडिया गठबंधन के तमाम नेता? देखिए, इंडिया गठबंधन ने पहले भी प्रधानमंत्री पद का स्वागत किया है और आज भी करेगा। लेकिन दिक्कत यह है, सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अपने एनडीए पार्टनर्स के साथ वो जस्टिस कर पाएंगे जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल बाहर निकल गया था, नीतीश जी निकल गए थे। चंद्रबाबू नायडू का 2019 का ट्वीट है कि जब जनता की वोट की चोट पड़ती है ना तो ये अमित शाह जी बाहर निकल जाते हैं। तो ये चंद्रबाबू नायडू जो कहे थे कि मुझे 29 बार मैंने कोशिश की थी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की और मुझे नहीं मिल पाए थे, और वो एनडीए से अरे आज कोशिश देखिए ना क्या सफल हुई है। नीतीश कुमार कोने में थे, चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल बगल में थे, तो कोशिश सफल हो गई ना पूजा जी। है ना, अपने आप सरकार तो बना नहीं सकते। आज अगर भाजपा सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती, अपने दम पर सरकार बनाती, तो ये मक्खियों की तरह निकाल के फेंक देती एनडीए पार्टनर्स की। ये इन्हें कोalition धर्मा नहीं आता, 2 लोग बैठ के दिल्ली में डिसाइड करते हैं और यही चलता है। ऐसा है कि कांग्रेस को जिस दिन स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा तो देखेंगे कांग्रेस भी कितने अपने सहयोगियों को लेकर चलती है। पहले भी हालत देखी हुई है, वो ममता बनर्जी साथ में चुनाव लड़ी थी, आपको भूल गई पूजा जी? पश्चिम बंगाल में जब बहुमत आया, टीएमसी के पास पर्याप्त सीट आ गई, कांग्रेस को किकआउट कर दिया, भूल गए क्या आप? ऐसा ही चरित्र है राजनीति का। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। पूजा जी अभी भी मुझे यह स्पष्ट नहीं की है कि क्या वो एनडीए की सरकार बनने देंगे या इंडिया गठबंधन अपने आप सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। एक टिप्पणी इस पर करें तो मैं कपिश जी के पास चलूं। देखिए, अब सरकार बनाने का दावा तो आप बड़े नेताओं पर छोड़ दीजिए, इंडिया अलायंस की मीटिंग पर छोड़ दीजिए, वहां जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन सरकार जो भी है अच्छा है, लोकतंत्र का चेक एंड बैलेंस है। आप राज्यों की फेडरल स्ट्रक्चर का इज्जत करेंगे, आप राज्यों की डिमांड मानेंगे और उन्हें लात मारकर बाहर नहीं कर देंगे। ये ऑटोक्रेसी से, फासिज्म से, ये जो मोदी सरकार से एनडीए सरकार है, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने निजी तौर पर तो मान लिया, मोदी सरकार भले ही ना बन पाए पर एनडीए सरकार तो बन जाएगी। बाकी वो इंतजार करना चाहती है इंडिया गठबंधन की बैठक के नतीजे का। जितना इंतजार पूजा जी को उतना इंतजार हमको भी। पर कपिल श्रीवास्तव जी से हमारे को जानना यह है कि लोग बोल रहे हैं मोदी जी को भगवान ने नहीं रोका, मोदी जी को कांग्रेस ने भी नहीं रोका और मोदी जी को किसी ने नहीं रोका। मोदी जी को अगर रोका तो समाजवादी पार्टी ने रोका, अखिलेश यादव जी ने रोका। आपने ऐसा क्यों रोका? और असल में आपने रोका या कुछ लोग बोलते हैं योगी जी ने रोका? थोड़ा रोशनी दीजिए ना। द्विवेदी जी, सबसे पहली चीज तो ये कह रहे कि जो भी सरकार बनेगी वो हम सबकी सरकार होगी, देश की सरकार होगी जी। और देश की सरकार पार्टियां नहीं तय करती है, संविधान तय करता है जी। तो संविधान तय करेगा कि आगे किसकी सरकार बन रही है, कैसे सरकार बन रही है। तो राजनीति जो है संभावना का खेल है और कभी कोई पास कभी कोई फेल है। तो बहुत सीधी सी बात है, एक सरकार जो है वो महाराष्ट्र में भी चल रही थी जिसको आपने संवैधानिक रूप से गिरते हुए भी देखा था। तो खैर वो काम तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन इनको शुभकामनाओं के साथ हम अपनी बातों को शुरुआत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और बनी है इस बार, उनको बधाई। साथ ही साथ एनडीए की को जो गठबंधन को जो बहुमत मिला है उसके लिए बधाई। और इस देश को
सबसे बड़ी बधाई इस देश के उन लोगों को जिन्होंने संविधान और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी सरकार और भाजपा सरकार से हटा करके गठबंधन की सरकार खड़ा किया। ये मैं आपको कह सकता हूं कि जिस विजन को लेकर के हम लोग लड़ रहे थे चुनाव मैदान में, उस विजन की जीत हो चुकी है। और द्विवेदी जी, इस बात को आप भी मानिए जी कि अब तानाशाही नहीं चलेगी जी। अब विपक्ष कमजोर नहीं है। आईना दिखाने के लिए पर्याप्त हमें मैंडेट दिया है इस देश की जनता ने। और अगर आप जरा भी देश के साथ या हमारे देश की जनता के हित के विरुद्ध काम करेंगे, ये देश की जनता आपको बीच रास्ते पे लंगड़ी लगाएगी। इसलिए ये भी सतर्क हो जाएगी कि अब आपकी एक तरफा कार्रवाई नहीं करेगी। इस देश के प्रति आपको जवाबदेह होना पड़ेगा और ये नहीं कहना पड़ेगा इस देश को कि अगर किसी की गारंटी बड़ी है तो इस देश के संविधान की गारंटी बड़ी होती है, किसी व्यक्ति की गारंटी बड़ी नहीं होती है। और इस नसीहत को अयोध्या में भगवान श्री राम ने नहीं स्वीकार किया। अयोध्या में भगवान श्री राम ने इस गारंटी को फेल कर दिया जी। कुपित हो गए, श्राप दे दिया। इनके उस घमंड को जिसमें ये कहते थे हम उनको लाए हैं जो हम उनको लाएंगे, जो उनको राम को लाए हम उनको लाएंगे। भगवान राम को ये ले आए थे। मैं वीरेंद्र जी आऊंगा आपके पास में, एक बार बात पूरी हो जाए कपिश जी की, आप निश्चित रहे जी। मेरे आला लेके आए थे भगवान श्री राम को अयोध्या के अंदर। भव्य दिव्य मंदिर बना, वो सभी का मंदिर है, सभी को उसमें प्रणाम है, सभी की आस्था है, सभी के ईश्वर है, तो बांटा नहीं जा सकता है। कपिश जी, मैं थोड़ा मुद्दे पर आना चाहता हूं। आपने काफी सावगोईता के साथ में जनादेश को लेकर बात कही। क्या कपिश श्रीवास्तव जी ये मानते हैं कि देश ने किसी एक पार्टी विशेष को बहुमत नहीं दिया है, पर एक गठबंधन को बहुमत दिया है कि वह सरकार बनाए? क्या उस जनादेश का आप सम्मान करना चाहेंगे या उस जनादेश के साथ खेलना चाहेंगे? ये सवाल है कपिश जी, क्या कहते हैं आप? इस देश की जनता ने जब भी चुनाव हुए हैं किसी ना किसी को मैंडेट दिया है और संविधान ने जो शक्ति दी हुई है उस शक्ति का सम्मान हुआ है और वो हमारा गठबंधन भी करेगा। ये भले महाराष्ट्र में नहीं कर सके और संवैधानिक पीठ ने बता दिया कि आपका ये कुकृत्य असंवैधानिक है, तो कम से कम हम लोगों से आप इनके जैसे कृत्यों का विचार को ना ही करें तो बेहतर होगा। और मैं आपको बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा तो 543 सीट पर था। वो प्रज्वल रमन्ना तक के लिए खड़े होकर के कह रहे थे कि आप इनको वोट देंगे तो समझो हमको वोट मिलेगा, मां दंगे के पुत्र को। और मां दंगे के जो नकली पुत्र थे उनको गंगा जी का भी अभिशाप मिल रहा है। 6-7 घंटे तक दिग्विजय जी ऐसा रहा कि देश के प्रधानमंत्री जिनकी गारंटियां और नहीं हो, जो विश्व के सबसे बड़े प्रधानमंत्री हो गए हों, वो अपनी जीत के लिए तरस रहे थे, कभी आगे और कभी पीछे। इस देश की महान जनता और काशी की जनता को नमन है कि कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी का सम्मान उन्होंने रख लिया और उनकी जीत 1.5 लाख से कर दी, भले किशोरी लाल जी से छोटी जीत है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, इनकी गारंटी फेल हुई, मोदी जी का अहंकार फेल हुआ, मोदी जी का नेतृत्व फेल हुआ। उसके बाद भी ये इनकी पार्टी और गठबंधन का वो है कि वो जिसको चाहे नेता बनाए। लेकिन इस देश ने देखा है गारंटियां किसकी फेल हुई और किसके चेहरे पे चुनाव हारा गया है। उत्तर प्रदेश में ये चुनाव में जो 35 सीटें आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की मेहनत पर ये सीटें आई हैं। ये सीटें नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर नहीं आई हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस गोरखपुर परिक्षेत्र से लोकसभा और विधानसभा जीतते रहे हैं 29 साल तक, और अब विधानसभा के सदर के गोरखपुर के हैं, गोरखपुर की भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को इसलिए भी आगे प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए कि बनारस रीजन की जितनी सीटें थी भारतीय जनता पार्टी 90% से ज्यादा गंवा दी है।
और गुजरात जहां से नरेंद्र मोदी जी आते हैं वहां की 25 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी, उसका क्या करना चाहिए? बहुत छोटी बात आपने कह दी, बहुत छोटी बात। वहां तो अमित शाह जी की बात है ना, वो जी। तो 7 लाख मतों से जीते हैं जी। इन्होंने तो गुजरात को धोखा दे तो दिया। आपकी क्या इच्छा है, नरेंद्र मोदी जी छोड़ दें, अमित शाह जी बन जाएं? उत्तर प्रदेश के पैदा वहां हुए, अपनी माँ को धोखा दे दिए और नकली पुत्र बन गए। अरे कपिल जी, जो सवाल है उसे पूछा मैंने आपसे, क्या इच्छा है आपकी? नरेंद्र मोदी जी छोड़ दें, अमित शाह जी प्रधानमंत्री बन जाएं? अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के इच्छुक हैं आप? जी बात तो सुनिए, जो नकली पुत्र है ये गंगा मुद्दा साफ करने के लिए उन्होंने गंगा मंत्रालय ही साफ कर दिया, उमा भारती को साफ कर दिया, 20,000 करोड़ का कोष साफ कर दिया। जी, तो कुल मिला के कपिल जी हो, पूजा जी हो, राहुल जी हो, खड़गे जी हो, सब ये चाह रहे हैं कि इस जनादेश के एवज में बस इतना भरौर हो जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह दें कि अब मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा। मेरे साथ में संजय तिवारी जी हैं। संजय जी, क्या करें इस इच्छा का? जनता के स्तर पर तो एनडीए को समर्थन है, पर विपक्ष अभी भी इस बात पे अभिलाषी है, क्योंकि भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इस कारण से मोदी जी को पद छोड़ देना चाहिए। इनकी इस इच्छा के संदर्भ में आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई दे रहा हूं, क्योंकि सभी बधाई पाने के योग्य हैं जी। सभी की स्थिति मुस्कुराने की है, तो इसलिए बधाई तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को मैं दे रहा हूं। जहां तक मोदी जी और जनादेश का सवाल है, तो जनादेश बिल्कुल स्पष्ट है। जनादेश एनडीए गठबंधन को स्पष्ट रूप से मिला है, तो सरकार वो बनाने जा रहे हैं, बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों प्रवक्ता लोग भी मान रहे हैं कि सरकार गठबंधन की बनेगी और बन रही है। वो एक बहुत सामान्य सी बात है, इस पर हम लोगों को बहुत पछड़े में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात कि कौन जीता, कैसे जीता, क्यों हारा, कैसे हारा, ये पार्टियां अपने अपने ढंग से विश्लेषण कर रही होंगी, उनको करना भी चाहिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम इस चुनाव को 1.5-2 महीने से हम लोग देख रहे हैं जी, और चुनाव से पहले की गतिविधियों को भी देख रहे हैं। देखिए, ये हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में स्वाधीनता के बाद से जितने भी कांग्रेस का विखंडन हुआ, उसमें से जितने दल निकले, आज इंडी गठबंधन में वही दल हैं। ममता बनर्जी जी भी हैं उसी में, शरद पवार जी भी हैं उसी में, समाजवादी पार्टी जो अभी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अखिलेश जी के नेतृत्व में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेताजी के जमाने में भी इतनी सीटें नहीं आती थी, और इस समय अखिलेश जी ने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बहुत रणनीति के तहत प्रत्याशी उतारे थे एक सीट पर, और हर जगह भाजपा को घेरा था। इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जी, कोई जीत सकता था, कोई हार सकता था, ऐसी परिस्थितियां थी। अभी जो कपीश भाई कह रहे थे कि योगी जी जहां से आते हैं वहां की सारी सीटें निकल गई हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देवरिया में 2 सीटें हैं, एक निकली, एक हार गए। पडरौना की सीट बहुत मुश्किल से निकली है, देवरिया की भी सीट बहुत मुश्किल से निकली है, गोरखपुर की सीट बहुत मुश्किल से निकली है, बांसगांव की सीट तो बिल्कुल विवाद में निकली है, महाराजगंज की सीट अलग ढंग से निकली है, संत कबीर नगर हारी है भाजपा, बस्ती हारी है भाजपा, सिद्धार्थनगर की सीट किसी तरह निकली है डुमरियागंज। तो ऐसा नहीं है बगल में आजमगढ़ पूरा हार गए, गाजीपुर हार गए, मऊ हार गए, तो ऐसा नहीं है कि किसी के इर्द गिर्द की सारी सीटें निकल गई हैं। ये कहना हम लोगों को इस समय उचित नहीं लगेगा, आपको भी नहीं कहना चाहिए, तो मेरी सलाह है। ये उनकी पार्टी का मामला है, वो जैसे निकली, कैसे निकली, क्या हुआ वो जाने, वो अपना व्यक्त करेंगे। एक इस जनादेश से एक चीज बीच में रोकना चाहता हूं संजय तिवारी जी, कोई विशेष मदद तो नहीं मिली योगी आदित्यनाथ से कपिल जी की पार्टी को? इसलिए उन्होंने कहा कि कोई संदेह नहीं होना चाहिए, तो आभार ज्ञापित कर दो उनके प्रताप के संदर्भ में, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में भाजपा की ऐसी गति क्यों हो गई। योगी जी के चाहने से ऐसी गत हुई, ये योगी जी के न चाहते हुए भी ऐसी गत हुई। अब मैं ये कह रहा हूं कि योगी जी भारतीय जनता पार्टी में या देश में जो परसेप्शन है कि योगी जी हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड हैं, सबसे बड़े, और हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री बने रहने का भी यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कोर बिंदु रहे हैं, अयोध्या, काशी, मथुरा, या हिंदुत्व का जो कोर एजेंडा रहा है, उस एजेंडे के ब्रांड के रूप में योगी आदित्यनाथ जी के चेहरा या उनका व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुआ था।
कल क्या होगा हम नहीं जानते। लेकिन इस बार जो चुनाव परिणाम आए हैं, ये चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश को जानने वालों के लिए आश्चर्यजनक भी हैं, चिंताजनक भी हैं और विश्लेषण के योग्य, मतलब हम लोग भी विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। हम जान रहे थे कि मैं कपिश जी के द्वारा उठाए गए बिंदु पर ही संजय जी आपसे फिर सवाल करता हूं। इस बार पूरा प्रचार मोदी जी की शख्सियत पर केंद्रित था पूरे देश में, और आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड योगी जी हैं। तो योगी जी का हाशिए पर रहना चुनाव प्रचार के दौरान, क्या वो उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान पहुंचा गया? क्या योगी आदित्यनाथ का पीछे रहना इस प्रकार का परिणाम दे गया, या योगी जी पीछे थे तो इसलिए उन्होंने रुचि नहीं ली, इसलिए ऐसा नतीजा आ गया है? यही तो आपको मीमांसा के संदर्भ में मेरा सवाल है, क्या कहते हैं आप? सर, जो हम सामने देख रहे थे चुनाव में, योगी जी लगातार दौरे कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, देश भर में उनके दौरे हुए, बहुत दौरे हुए, मतलब एक एक दिन में 6-6, 7-8 रैलियां योगी जी ने की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में मुझे थोड़ा आश्चर्य इस बात पे हो रहा है कि बनारस में मोदी जी का वोट परसेंटेज इतना कम कैसे हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ जब टीवी स्क्रीन पे कल चला थोड़ी देर के लिए कि मोदी जी पीछे चल रहे हैं, तो बनारस में अचानक ऐसा क्या आ गया? बाकी सीटों पर तो हम समझ सकते थे, लेकिन बनारस जैसी सीट और इसी तरह से और भी सीटें हैं जो बिल्कुल भी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये सीटें भाजपा हार सकती है, वो भाजपा ने हारी है। और ऐसी सीट जहां हमें लग रहा था कि भाजपा नहीं जीतेगी, वो सीटें वो जीत गई है। पर तो संजय, मैं एक आखिरी बिंदु पे आपकी टिप्पणी चाहता हूं और फिर वीरेंद्र जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा विषय थोड़ा दूसरा है। ये परिणाम क्यों आया, ये मेरी आज चर्चा का विषय नहीं है। आगे क्या इसके संदर्भ में बात हो रही है और नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। विपक्ष इस दलील के साथ में देश के सम्मुख अपनी बात रख रहा है कि जो जनादेश आया है वो जनादेश मोदी जी की शख्सियत के खिलाफ है, इसलिए मोदी जी को अब प्रधानमंत्री नैतिक रूप से नहीं रहना चाहिए। क्या संजय तिवारी जी की इसके संदर्भ में कोई दलील है? संजय तिवारी जी का इसके संदर्भ में कोई पक्ष है जो वो साझा करना चाहें? बहुत स्पष्ट मेरी दलील है सर कि यदि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, उनके नाम पे जनादेश आया, तो लीडर तो वही है, किसी भी दशा में लीडर वही है। तो प्रधानमंत्री बनना होगा अगर गठबंधन का, तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। संजय तिवारी जी का कहना है कि भाई बहुमत तो आया ना गठबंधन का, चुनाव तो एनडीए लड़ ही रहा था ना। ऐसा तो नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि बाकी दल अपना अपना हिसाब देख ले, हम केवल भाजपा के संदर्भ में काम कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी केवल भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उन इलाकों में भी जाकर प्रचार किया, उनके उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांगे, उनकी उम्मीदवारों के लिए भी देश की जनता से समर्थन का आह्वान किया, और देश ने स्पष्ट तौर पर 292 सीटों के रूप में जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया। तो फिर मोदी जी के इस्तीफे की अभिलाषा क्यों? सीधे तौर पर बात निकल कर आती है। लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, आप हस्तक्षेप करना चाह रहे थे तब जब कपिल श्रीवास्तव जी बोल रहे थे। क्या हालत हो गई आपकी? आपने नारा दिया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जिनको राम को लाने का श्रेय देना चाहते थे आप, तो जहां राम को लाए थे वहां के लोगों ने आपको निपटा दिया। फैजाबाद संसदीय क्षेत्र बोलते हैं, लेकिन पूरा संसदीय क्षेत्र फैजाबाद अयोध्या है, उस अयोध्या से निपट गए आप, और ऐसे वैसे नहीं 50,000 वोटों के आसपास से निपट गए। ये हार आपको कितना टीस पहुंचा रही है, कितना साल रही है, कितना परेशान कर रही है वीरेंद्र जी? तौर पर देखिए, मैं वीरेंद्र जी, आपने शायद म्यूट का बटन दबा दिया, शायद उसे अनम्यूट कर देंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी वीरेंद्र जी, मेरा ऑडियो नहीं मिल रहा आपको? वीरेंद्र जी, आपकी आवाज में कोई डिस्टर्बेंस है? मैं वापस आपके पास आता हूं, तो तक पूजा त्रिपाठी जी के पास चलता हूं इसी विषय को विस्तार देने के लिए। पूजा जी, कुल मिलाकर बातचीत के अंतर्गत निकलकर तो यही आया कि बहुमत एनडीए ने पाया और एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी, तो फिर काहे को आप चीख पुकार मचा रहे हो कि भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो? डरे हुए हो, डर लग रहा है। अतीत बहुत खतरनाक है इन लोगों का। जीत किसी भी पार्टी से जाओ, बीच में ही अचानक भाजपाई हो जाते हैं। अब जैसे तैसे करके 232 234 में आ रखे हैं, कब ये 200 रह जाएंगे और कब ये 240 से 272 भाजपा में ही दिखाई दे जाएंगे।
ये डर कितना सता रहा है, ये नींद कितनी उड़ाए दे रहा है, थोड़ा पूजा जी इसमें बताओ ना, इसीलिए चाह रहा हूं कि छोड़ दो भाई। देखिए, हम नैतिकता की बात कर रहे हैं। अगर मैं 1989 में बात करूं तो राजीव गांधी जी की सरकार को सबसे बड़ा मैंडेट मिला था, पर उन्होंने कहा था ये मैंडेट हमें बैठाने के लिए है, तो उन्होंने सरकार नहीं बनाई थी। और हम नैतिकता की बात करेंगे क्योंकि हमने संविधान की बात की है, हमने नैतिकता की बात की है, हमने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को मंदिर, मस्जिद, मुल्ला, माफिया, मंगलसूत्र, मुजरा तक लाके नहीं छोड़ा। तो नैतिकता की वैसे हमें अपेक्षा नहीं है नरेंद्र मोदी जी से। मैं आपको सच बता दूं, जिस तरीके से उन्होंने इस देश में पॉलिटिकल कैंपेनिंग का स्तर गिराया है, जिस तरीके से उन्होंने कम्युनिटीज को अदर किया है, नैतिकता की कोई इच्छा ही नहीं है। और मुझे लगता है ये भाई शादी वाले फूफा जी हो गए हैं, जिनसे सब कहना चाहते हैं कि भैया मत अटेंड करिए शादी जी, एनडीए का वही हाल हो गया है। लेकिन अब फूफा जी है, कोई कैसे बोले, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, मोदी की गारंटीज चल रही थी। प्रधानमंत्री जी बंगाल में खड़े होकर बोलते हैं कि सारी की सारी 42 सीटों पर ये सोचो कि आप नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये वही शादी वाले फूफा वाला स्थिति हो गई है कि सबको मानना ही पड़ेगा मोदी जी का। और मोदी जी से हमें नैतिकता की वो नहीं है। मैं यहाँ नेशनल टेलीविजन पे कह रही हूँ, अगर मोदी जी में नैतिकता। अच्छा एक बार बताओ पूजा त्रिपाठी जी, जो बात आपकी समझ में आती है प्रवक्ता होकर, जो आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता उनकी समझ में क्यों नहीं आती है? वो क्यों बोल रहे हैं नहीं नहीं उन्हें नहीं रहना चाहिए नैतिकता के आधार पर? पूजा जी बोल रहे हैं हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। ये खड़गे जी, राहुल जी को क्यों उम्मीद है? तो हमें जो मैंडेट मिला है, जिसमें इनकी जीत छोटी हो गई और हमारी हार बड़ी हो गई है, ये नैतिकता और संविधान की बात करते ही हुई है। पूजा जी मेरे सवाल को सुनिए ना एक बार। मैंने कहा डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जैसी विदुषी महिला को ये कहने में कोई गुरेज नहीं है भाई मुझे इनसे नैतिकता की उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं ऐसी बात नहीं कह रही। तो जो समझ सम्माननीय डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी की है, वो समझ उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी की क्यों नहीं है? वो क्यों चिल्ला रहे हैं टेलीविजन चैनल पर कि नैतिकता के आधार पर उनको प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए? आप इतनी सी बात उनको क्यों नहीं समझा देती भाई कि भाई रहेंगे वही प्रधानमंत्री? और देखो बनी रहे ना, एनडीए ने नेता चुन लिया नरेंद्र मोदी जी को। वो तस्वीरें देखो आप हमारी स्क्रीन पर, कितनी सुंदर तस्वीर लग रही है, सब साथ बैठे हैं। आपको बड़ी इच्छा रहती है सामूहिकता रहा देश में, देखो सामूहिकता दिख रही है। क्या कहती है डॉक्टर पूजा? सामूहिकता दिख रही है, नरेंद्र मोदी जी का उतरा हुआ चेहरा भी दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी ने सुबह से लेकर शाम तक एक ही कपड़ा पहना हुआ है। उनके जो बदलते कपड़ों की चर्चा थी शायद उनके कानों तक पहुंच गई थी। जहां तक हमारे सर्वोच्च नेता की बात है, वो आपको नैतिकता की बात तो याद दिलाएंगे क्योंकि वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और नैतिकता की बात करने का हक देश की जनता ने उनको दिया है। पर मैंने कहा ना, ये शादी के फूफा वाली बात है, वो हर बात में नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पर अंदर अंदर सबको पता है कि ये तो ऐसे है। तो ये वही बात है, कोई किसी में हिम्मत नहीं है कहने की। एक मिनट पूजा त्रिपाठी जी, आपने कहा कि हमारे नेता तो नैतिकता की बात करेंगे। ये कौन सी नैतिकता है? 234 सीटें आई हैं आपकी, इसके बावजूद भी आप सरकार बनाने की कोशिश में हैं। और जिसको चुनाव पूर्व गठबंधन के तहत 292 सीटें आई हुई हैं, उनके संदर्भ में आप बधाई देने को तैयार नहीं है कि एनडीए को बधाई, वह सरकार बनाए। अगर आपको नैतिकता की इतनी दुहाई देनी है तो जरा मुझे दिखाइए पूजा जी, कौन सा ट्वीट है आपके नेताओं का जिसमें उन्होंने एनडीए गठबंधन को बधाई दी हो और कहा हो कि आपको सरकार बनाना चाहिए, देश की जनता ने आपको बहुमत दिया है? देखिए, देश ने जब ये मैंडेट दे दिया है कि गठबंधन की सरकार बनेगी, तो हर गठबंधन दल कोशिश करेगा सरकार बनाने के लिए। किसी की जागीर तो है नहीं अब सरकार। अब किसी की 370 और 400 पार वाली को तो जागीर को देश ने मना कर दिया है। और जहां तक बात है किसी को कांग्रेचुलेट करने की, इनको ओथ लेने दीजिए, इनको शपथ ग्रहण करने दीजिए। हमारे नेता ने कभी किसी पर न पर्सनल टिप्पणी की है। भैया जी, आप तो एक झटके में नैतिकता को खुद ही कोने में रख दिए, बोले अब ठीक है जिसको मौका लगेगा वो सरकार बना लेगा। तो वापस आता हूं मैं वीरेंद्र चौहान जी के पास में। वीरेंद्र चौहान जी, बात अधूरी रह गई थी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब अयोध्या के संदर्भ में सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि देखो आपका अहंकार था, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। राम जी ने ही अयोध्या में आपका निपटारा कर दिया, तसल्ली से कर दिया। 50,000 वोटों से हार गए आप अयोध्या में। फैजाबाद संसदीय क्षेत्र कहते हैं उसे, क्या कहते हैं आप? चोट बड़ी गहरी लगी इस बार। मैं हरियाणा से आता हूं। हरियाणा में भी हमें नुकसान हुआ है, लेकिन हिमांशु जी, पूरे देश को हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश में जो हमें नुकसान हुआ है उसका दुख सर्वाधिक है। निश्चित तौर पर इस देश के सब राम भक्तों को, सब राष्ट्र भक्तों को
इस बात का कष्ट है, पीड़ा है, वेदना है कि अयोध्या जहां 500 साल तक श्री राम एक कलंक की निशानी मस्जिद के ढांचे में रहे, उनका जन्मस्थान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयत्न से हमारे संगठनों के संघर्ष के बलबूते पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना, 500 साल पुरानी दास्ता की निशानी मिटी। दुर्भाग्य से राजनीतिक समीकरणों में वहां हमारी हानि हो गई। इससे भी खतरनाक दुर्भाग्य की बात है, दर्द की बात है, सचमुच दर्द है साहब, कि वहां वो लोग जीत गए। प्रजातंत्र में ऐसा होता है, वोटों के जोड़ घटा में वो लोग जीत गए जिन्होंने श्री राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवा करके सरयू को लाशों से पाट दिया था, वो लोग जीत गए। ये प्रजातंत्र की त्रासदी है, लेकिन जीते हैं तो जनता की वोटों से जीते, इसलिए इनकी जीत को नकारा नहीं जा सकता। परंतु एक बात और भी तो है, गजब तो ये है कि सपा के प्रवक्ता कपीश जी आपके चैनल पर बैठकर, आपके पैनल पर बैठकर नैतिकता की दुहाई के साथ साथ श्री राम को भी याद कर रहे हैं। श्री राम के सेवकों, कार सेवकों के हत्यारी पार्टी के प्रवक्ता श्री राम की दुहाई दे रहे हैं। गजब है, अद्भुत है, प्रणाम है आपको। अच्छा एक बार बताओ वीरेन जी, आपको कपीश जी की दुहाई के संदर्भ में अचंभा है, और जिन्होंने गोली चलवाई थी या आदेश दिया था, जिनके ऊपर आप ये आक्षेप लगाते हैं, उनका नाम था मुलायम सिंह यादव जी, और मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद पाने पर आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता अपने आप को कृतार्थ महसूस करते थे। मुलायम सिंह यादव जी की प्रशंसा में उस घटना के बाद कितने ही भाषण सम्मान्य मोदी जी के हैं, तब आपको खराब नहीं लगता, जो आपको अभी कपीश जी के संदर्भ में यह उल्लेख करते हुए आना है। और आप अपने आप में कितने इस बात को लेकर शर्मदार हैं कि अगर आपके लिए अयोध्या इतना ही संवेदना का विषय था, अयोध्या की सीट अगर आपके लिए इतनी ही भावनाओं से जुड़ी हुई सीट थी, तो आप तो पूरे देश में प्रबंधन करते हैं। चुनाव प्रबंधन में तो भाजपा की कोई सानी नहीं है। शुद्ध हारी हुई सीटों को भी जीत में तब्दील कर देने का नाम भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे कई सीटें हैं जिनके संदर्भ में लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, और वो सीटें भाजपा ने जीत कर दिखाई हैं। अयोध्या को आपने लाइटली क्यों लिया? अयोध्या के संदर्भ में आपने ये लापरवाही क्यों बरती? डॉक्टर साहब, हमने एक भी सीट पर लापरवाही नहीं बरती। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के संदर्भ में एक वाक्य कहकर के आज की चर्चा के विषय का विषयांतर होने से मैं रोकना चाहता हूं। मुलायम सिंह यादव जी में लाख अच्छाइयां होंगी, लेकिन उनकी सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलवाकर स्थायी कलंक अपने माथे पर लगवाया था। इस पाप के कलंक से वो छुटकारा कभी भी नहीं पा सकते, स्वर्गस्थ होकर भी उनको नहीं मिल सकता। रही बात प्रबंधन की, हमने देश की हर सीट पर अपनी ओर से सर्वोत्तम काम किया था। जनता का जनादेश उस काम का परिणाम होता है, उसको सबको स्वीकार करना होता है। नेतृत्व की बात चल रही थी साहब, नैतिकता की बात चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे खड़गे साहब। कांग्रेस की प्रवक्ता भी कह रही थी कि उनको छोड़ देना चाहिए, उनको हरा दिया पूजा त्रिपाठी जी को, ऐसा लगता है। मैं नेतृत्व और नेताओं की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का तुलनात्मक चित्र खींचना चाहता हूं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए के नेता चुनाव से पहले भी थे, आज भी हैं। आज एनडीए के सब घटक दलों ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता माना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लोकप्रिय नेता चुनाव से पहले भी थे, आज भी हैं। और अगर मतदान ही एक पैमाना हो लोकप्रियता को आंकने का आज के संदर्भ में, चुनाव के संदर्भ में, तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक मत मिले हैं, सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई हैं। इसकी तुलना में फिर नरेंद्र मोदी जी की तुलना में त्रिपाठी जी के, पूजा जी के नेता कैसे नेता हैं? डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, आप जानते हैं कि वे जिस इंडी गठजोड़ के दम पर प्रधानमंत्री होना चाहते हैं, उस इंडी गठजोड़ में
उस राजनीतिक भिंडी बाजार ने भी राहुल गांधी को चुनाव से पहले अपना नेता नहीं माना, चुनाव के बाद आज भी वो अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को किसने इंडी गठजोड़ का नेता कभी माना था, प्रधानमंत्री पद का दावेदार कभी माना था? कुछ तो सोचिए बोलने से पहले। और हमारे गठजोड़ और गठबंधन पर सवाल उठाने वालों, आप तो एक साथ लड़कर भी एक साथ नहीं थे। अच्छा एक बात बताओ चौहान जी, बाकी तो सारी बात ठीक है, पर देखो कितनी कमाल की शख्सियत है ना राहुल गांधी। राहुल गांधी ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और आपने स्वयं ही कह दिया कि इंडी गठबंधन, आपके शब्दों में हम सब इंडिया गठबंधन बोलते हैं, उसके भी वो कुछ नहीं है। इसके बावजूद भी आप उन्हीं से अपने नेताजी की तुलना करते हैं जो आपके सर्वोच्च नेता है। ये राहुल गांधी को इतना महत्व आप क्यों देते हैं भाई? कांग्रेस ने तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित नहीं किया हुआ है, अभी खड़गे जी है। इंडिया गठबंधन में भी जितनी भी बैठ गए हैं वो खड़गे जी कर रहे हैं। आप राहुल गांधी को लेकर इतने ज्यादा परेशान क्यों रहते हैं? डॉक्टर साहेब, हम राहुल से क्यों परेशान होंगे? राहुल गांधी जब तक हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी बढ़ती रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की ताकत बरकरार रहेगी। हम तो ये भी कहते हैं। अरे राहुल गांधी है ना, ताकत घट गई, 303 थी 240 हो गई, क्या बात कर रहे हो? राहुल गांधी के होते हुए आपके साथ ऐसा हो गया वीरेन जी? तो सही, मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझिए। अगर आपके हिसाब से कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान के सीईओ राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी नहीं खड़गे हैं, तो क्या खड़गे को ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान रखा है? क्या शरद पवार उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार या चेहरा मानते थे या मानते हैं? क्या खड़गे के इंडी गठजोड़ के अन्य घटक दलों को मंजूर हैं? खड़गे वड़गे कुछ नहीं है साहब। खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं, मजबूरी में बनाए जब राहुल गांधी फ्लॉप हो गए। लेकिन कितनी गड़बड़ बात है ना, खड़गे वड़गे कुछ भी नहीं है, राहुल गांधी वांधी कुछ भी नहीं है, तो भी कैसी आंधी चली ना। भारतीय जनता पार्टी की 63 सीटें घट गई, इंडिया गठबंधन के संदर्भ में कुछ भी नहीं है, फिर भी एनडीए की 50-55 सीटें घट गई। सवाल तो रहेगा वीरेन जी, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, एक बार फिर कबीर जी के पास जाना चाहता हूं। कबीर जी आपसे जानना चाहता हूं, अभी असमंजस बनाए रखेंगे आप, या आप मानते हैं जनादेश आया है, जनादेश के तहत ये सरकार बनाए, पर आप अपने साथी संभाल लेंगे? आपके संदर्भ में डर इसी बात को लेकर लगा हुआ है, जो आपके नाम पर जीते हैं, कब मोदी जी के विचार से प्रेरित होकर, भावनाओं से प्रेरित होकर, राष्ट्र हित में लिए जा रहे फैसलों से प्रभावित होकर उनका हिस्सा हो जाए। पिछले 10 साल में कई लोगों का हृदय परिवर्तन होते हुए हम देख रहे हैं। ये लोगों का हृदय ना बदल जाए, इसके लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? देवेंद्र जी, एक तरफा थोड़ी ना हृदय परिवर्तन होता है जी, तो दोनों तरफ हो सकता है जी, क्योंकि पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है, और हृदय परिवर्तन जो है वक्त काल और मौका देख करके ही होता है जी। और यहाँ पर कोई भी, जब यहाँ योगी आके भोगी हो जाते हैं तो भोगी को योगी होने थोड़ी ना है जी, तो ये बहुत सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि खड़गे वगे साथ की जो बात आप कह रहे थे, ये तो सत्य है कि नड्डा जिधर होंगे उधर ही न गड्ढा कूदेगा जी। वो तो अपना बता नहीं पाते हैं कि नड्डा साहब ने कैसा गड्ढा खोदा कि हिमाचल की सीट वो हार गए थे विधानसभा की, और अभी उपचुनाव में भी विधानसभा की 6 में से 4 जीती है कांग्रेस और 2 वो हार गए। हाँ, उत्तर प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश था उसको योगी जी ने अपने प्रशासनिक चाक गांठ से हिमाचल जिता दिया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। और संजय भाई साहब क्योंकि हमारे गोरखपुर से ही है तो वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, चाहे वो महाराजगंज की सीट हो, चाहे बांसगांव की सीट हो या डुमरियागंज की सीट हो, तो हिमाचल तो जिता दिया योगी जी ने अपने डबल इंजन की सरकार के रुतबे। और दूसरी चीज भी आपको हम बता दें, अभी भी उनका अहंकार खत्म नहीं हुआ। जिन नितेंद्र मिश्रा साहब जो जिनके लड़के को इन्होंने टिकट दिया वो हमारे प्रमुख मुख्य सचिव थे, 2 बार 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 2 बार
और जिस समय ये धरती लाल और पीली बता रहे थे, ये 750 किसानों की धरती लाल कर दिए और उससे भी मन नहीं जब भरा तो वही सनातनियों पर अपनी 5 किसानों पर कार गाड़ी चढ़वा दी अजय मिश्रा टेनी से। और जब अजय मिश्रा टेनी को भी ये इस्तीफा नहीं दे सके तो वहां की जनता ने दिखा दिया कि अजय मिश्रा टेनी चुनाव बुरी तरीके से हार गए। कुछ कहना चाह रहे हैं इस समय वीरेंद्र जी की टिप्पणी का अधिकार बनता है जी। वीरेंद्र जी कुछ ज्यादा दिल को लग गई क्या? आपका फोन म्यूट है, आप अगर उसे खोल देंगे वीरेंद्र जी। कि समाजवादी पार्टी क्या स्वीकार करती है कि उसकी सरकार स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की सरकार के हाथों अयोध्या में सैकड़ों कार सेवकों की हत्या का महापाप हुआ था? स्वीकार करेंगे, माफी मांगेंगे, सरयू का लाल पानी याद करके सिर झुका करके हिंदू समाज से माफी मांगेंगे, राम भक्तों से माफी मांगेंगे। दूसरों को उपदेश देने से पहले मैं ये समझता हूं किसी को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दोनों एक दूसरे से माफी मंगवाएं। कपिल जी किसानों की हत्या के संदर्भ में वीरेंद्र जी से माफी मंगवाएं। वीरेंद्र जी सम्मानीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा स्थापित पार्टी से राम भक्तों की हत्या के आरोपों के संदर्भ में माफी मंगवाएं। पर अभी माफी का समय नहीं है, देश कहां जाएगा इसका समय है। तो हम तो संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी आपसे जानना चाहते हैं, क्या एक नई राजनीति की शुरुआत होती हुई दिखेगी? क्या उम्मीद करें कि अब देश के मूलभूत मुद्दों पर बातचीत होकर फैसले का समय आएगा? अतीत में इस बात के आरोप विपक्ष के रहे हैं कि संसद की परिकल्पना थी कि जो भी विषय जनहित के हैं उन पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद में विधि सम्मत कानूनों का निर्माण संसद करेगी। अतीत के अनुभव ये रहे कि चर्चा के बगैर कानून पारित होने का सिलसिला चला। क्या उम्मीद करें कि अब लोकतंत्र के इस मंदिर में चर्चा का दौर वापस लौटेगा? गठबंधन का दौर लौटना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जिस काम के लिए संसद है, क्या संसद उस दायित्व का निर्वहन करते हुए दिखेगी? जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत वाजिब ये प्रश्न उठाया है। और जिस तरह का जनादेश आया, ये जनादेश इतना संतुलित है, इसको राजनीतिक दलों के लोग जिस रूप में भी ले रहे हो, लेकिन ये इतना संतुलित है कि ये न पक्ष को अनियंत्रित होने देगा न विपक्ष को अनियंत्रित होने देगा, पहली बात। जी। दूसरी बात कि कांग्रेस की कोख से निकली हुई सारी पार्टियां जो इंडी गठबंधन में हैं, उनके लिए भी विपक्ष के रूप में एक अच्छी राजनीति करने का बहुत बड़ा अवसर। देखिए, लोकतंत्र में पक्ष से ज्यादा बड़ी भूमिका विपक्ष की होती है, देश को लेकर, संविधान को लेकर और जनता को लेकर। जनता के वास्तविक जो हित होते हैं वो विपक्ष ही तय कराता है और सरकार झुकती है और कराती है, और ये भाजपा कराती रही है 60 वर्षों तक। भाजपा इस देश में बहुत अच्छे विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा चुकी है। 2 सदस्य उसके होते थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी से सत्ता पक्ष घबराया रहता था, डरा रहता। तो ये एक अलग बात। मैं इसमें एक बहुत अच्छी चीज देख रहा हूं इस जनादेश में कि सर, कम से कम नई पीढ़ी की बहुत बड़ी संख्या आई है पार्लियामेंट में, बहुत बड़े तादाद में। पुरानी पीढ़ी पार्लियामेंट से बाहर हो रही है एक तरह से, बिल्कुल नए लोग आए हैं, नए नौजवान आए हैं पार्लियामेंट में। दूसरी बात, पार्लियामेंट नई बिल्डिंग में आ गई है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, चाहे जैसे हुआ हो, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पारित हो चुका है, कानून बन चुका है और उसको अब इंप्लीमेंट होना। तो अगली जो पार्लियामेंट आएगी या अगला जो 2029 का चुनाव होगा, वो तो बिल्कुल अलग होगा। वो आज के जैसा नहीं होगा, क्योंकि हर पार्टी को कम से कम 300-300 महिलाओं को सामने लाना पड़ेगा। आज कितनी महिलाएं जीत के आई हैं, अभी सारा कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो सामने आ जाएगा। तो अभी वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 2029 से जो चीजें शुरू होंगी वो अलग होगी, लेकिन ये बीच का एक ट्रांजिशन फेज है। देश बदल रहा है, विश्व भी बदल रहा है। सर, राजनीतिक दलों को भले न दिखता हो, लेकिन हम लोगों को यह जरूर दिखता है कि पूरी दुनिया आधी तौर पर युद्ध में, इस समय 2 बड़े युद्ध भी चल रहे हैं, दुनिया उधर तबाही की ओर भी चल रही है। ऐसे में भारत ने अपने सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व को, के लिए तो पहले पूरे देश को बधाई देना चाहिए, सारे राजनीतिक दलों को भी बधाई देना चाहिए कि इन लोगों ने बहुत अच्छे से इसको निपटा लिया।
हाँ, भाषा में कुछ उलट पुलट हुआ, कुछ ऊंच नीच हुआ होगा, लेकिन ठीक है, बीत गई, बात गई, रात गई, अब उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन कल से जो चीज शुरू हो रही है, ये निश्चित तौर पर एक तय हो गया कि अब सरकार बनने जा रही है। सरकार 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कार्यशील हो जाएगी, पार्लियामेंट में सारे इकट्ठे होंगे। लेकिन आज जिस तरह से हम लोग टेलीविजन पर बैठ के बात कर रहे हैं, अभी हृदय परिवर्तन की बात हो रही थी, आपने भी एक सवाल उठाया था, तो सर यहां मैं याद दिला दूं कपीस भाई को कि समाजवादी पार्टी का पूरा अभ्युदय ही हृदय परिवर्तन से हुआ है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी किसी और मोर्चे के नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे, और जब वो मोर्चे की सरकार चली गई, दूसरे की सरकार आई, तो उसमें माननीय नेताजी ने अपनी पार्टी गठित करके अपना एक बनाया और उस मोर्चे में शामिल हो गए। तो हृदय परिवर्तन से ही ये पार्टी आई, जिसका गठन ऐसे ही हुआ। अभी जो बात कर रहे थे बीरेन जी या समाजवादी पार्टी पे वो आरोप लगा रहे थे, वो समय भी निकल गया। अयोध्या पर किसने क्या कहा, क्या किया, उसको याद करने का समय नहीं है, क्योंकि अयोध्या के सबसे बड़े पक्ष और सबसे बड़े प्रतिपक्ष नेताजी और कल्याण सिंह जी एक साथ भी आए थे बीच में। और यह भी याद करिए कि इसी राजग सरकार ने, इसी गठबंधन सरकार ने या मोदी जी की सरकार ने उसी नेताजी को देश के सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से विभूषित किया है। तो निश्चित तौर पर यह एक संकेत होगा कि अब उन चीजों को भूलिए, नए रास्ते पर आइए, नए भारत का निर्माण करिए, नए भारत के लोगों के लिए सोचिए। एक जनादेश आया है, ये जनादेश स्पष्ट है, एक गठबंधन के पक्ष में है और एक गठबंधन के विपक्ष में है। अब दोनों, जैसे पूजा जी कह रही थी कि दोनों गठबंधनों का जनादेश है, तो दोनों गठबंधनों का जनादेश है, लेकिन एक को सरकार बनाने के लिए दिया गया है और एक को विपक्ष में बैठने के लिए दिया गया। तो कुल मिलाकर अंतिम बिंदु पर आते हैं। उम्मीद राजनीतिक दलों को ही रखने का अधिकार नहीं है, उम्मीद उस जनता को भी है जिसने जनादेश दिया है। क्या जो लोग चुनकर आए हैं वो उस जनादेश का सम्मान करने के लिए तैयार हैं? क्या जिनको विपक्ष में बैठने के लिए कहा गया है वो विपक्ष में उस जिम्मेदारी के साथ बैठेंगे? और जो सत्ता में आए हैं वो क्या सत्ता में बने रहने के लिए उतनी शालीनता और आचरण की शुचिता रखेंगे जो इस लोकतंत्र के संदर्भ में अपेक्षित है? ये सवाल है। आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि क्या वाकई लोग उस सुधरी नीयत के साथ व्यवहार करेंगे जिस तरीके का सुधरा हुआ जनादेश देश की जनता ने दिया है। देश की जनता भ्रमित नहीं थी, देश की जनता असमंजस की शिकार नहीं थी। देश की जनता के सम्मुख दोनों विकल्प थे गठबंधन के रूप में। फैसला आया है, क्या उस फैसले को निभाने की नीयत इन नेताओं की दिखेगी? आने वाले समय में पता चलेगा। तो बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चुनावी चर्चा का हिस्सा होने के लिए। समय है अब आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला बना रहेगा, बने रहिएगा INS 24/7 के साथ। सदा प्रणाम।